हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो वादे के मुताबिक जैसा आपको बताया था मैंने कि मैं यूनिट वाइज टॉपिक वाइज आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाती रहूँगी। तो उसी सीरीज़ में बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आज पढ़ेंगे। देखो, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे टाइम लग जा रहा है, लेकिन आप क्लासेस को रिवाइज करते रहिए। ये मेरा वादा है आपसे कि अगर आप मेरी क्लासेस से अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नोट्स आपको पूरे मिल ही रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और एक काम और करिए, जब आप क्लासेस देखते हैं ना, तो बार बार तो आप क्लास नहीं देख सकते हैं, तो आप उसके लिए क्या करें, हैंड रिटन नोट्स बना लें। जो मेन मेन चीज़ें हैं वो आप लिख लें और फिर उन्हें रिवाइज करते रहें। जो टॉपिक आपको क्लियर ना हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं वो भी आपको बता दूंगी। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो सबसे पहली बात यही है कि ये समझ लीजिए कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। एक बात आप ध्यान रखेंगे कि ये कोई गलती नहीं होती। ये क्या होता है, टाइम पीरियड की वजह से इसमें प्रॉब्लम होती है। तो गलती ये नहीं होती, क्या होता है, टाइम पीरियड की वजह से। क्यों होता है, कभी ऐसा होता है कि कैश बुक में आपने एंट्री कर दी, पासबुक में नहीं हो पाई, पासबुक में कर दी, कैश बुक में नहीं हो पाई। तो इस वजह से जो डिफरेंसेस होते हैं उनकी वजह से ही ये इसको रिकनसाइल करना पड़ता है। तो क्या होता है, जो कैश बुक होती है आपकी, उसका तो बैंक कॉलम का बैलेंस, और जो पासबुक होता है जो कि बैंक के पास रहती है उसका बैलेंस, अगर ये दोनों आपस में मैच नहीं हो रहे हैं तब क्या बनाना पड़ता है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो इन दोनों को वैसे तो मैच होना चाहिए, लेकिन टाइम पीरियड की वजह से कभी कोई एंट्री पासबुक में हो जाती है पहले, कोई कैश बुक में। तो इसकी वजह से आपको क्या करना पड़ता है, आपको बनाना पड़ता है क्या, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। क्या बोला है, कैश बुक पासबुक शुड बी मैच्ड, बट इफ नॉट मैच्ड देन प्रिपेयर बीआरएस टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन बैलेंसेस। बैलेंसेस के बीच में डिफरेंस प्राप्त करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, बीआरएस बनाना पड़ता है। एक डेफिनेशन इसकी दी है पाटिल साहब ने, क्या दी है, a BRS is a statement prepared mainly to reconcile the difference between the bank balances shown by cash book and bank passbook। तो ये पाटिल जी की जो डेफिनेशन है इसको अच्छे से आप देख लेंगे। अब बात कर लेते हैं कि इसके बारे में, क्या ये कब बनाया जाता है। तो प्रिपेयर्स जनरली एट मंथ्स लास्ट। ये ज़्यादातर क्या होता है, किसी भी महीने के लास्ट में बनाया जाता है, और 3 मंथ्स लास्ट या फिर क्वार्टरली बनाया जाता है। प्रिपेयर बाय कस्टमर, इसको बैंक वाले नहीं बनाते हैं, कौन बनाता है इसको, कस्टमर बनाता है। नॉट अ पार्ट ऑफ डबल अकाउंट सिस्टम, ये डबल अकाउंट सिस्टम का पार्ट नहीं होता। नॉट ओनली रिकनसाइल, केवल हम इसको बनाते नहीं है, बट ऑल्सो नो द रीजंस बिहाइंड इट। इसके पीछे क्या कारण है इसको भी हम पता करते हैं। मतलब हम ये नहीं करते कि हमने बीआरएस बना दिया बस, हम बल्कि ये भी देखेंगे बीआरएस हमें बनाना क्यों पड़ रहा है, कैश बुक और पासबुक में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। नॉट अ पार्ट ऑफ जर्नल नॉट लेजर, ना तो ये जर्नल का पार्ट है और ना ही ये लेजर का पार्ट है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि ये क्या जर्नल का पार्ट है या लेजर का पार्ट है, तो ये किसी का भी पार्ट नहीं है। नीड एंड इंपॉर्टेंस देख लेंगे इसकी। हेल्प्स इन लोकेटिंग एरर्स इन कैश बुक एंड पासबुक, हमें पता चल जाता है कि कैश बुक और पासबुक में क्या एरर्स हुई हैं, किसकी वजह से ये रिकनसाइल स्टेटमेंट हमें बनाना पड़ रहा है। रिवीलिंग द डिले इन द क्लियरेंस ऑफ चेक, हमें पता चल जाता है जो हमारे चेक्स हैं वो क्यों डिले हो रहे हैं। चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ कैश बुक, कैश बुक की एक्यूरेसी पता चल जाती है। चेक ऑन एम्बेसलमेंट, हेरा फेरी का पता चल जाता है। हेल्पफुल इन प्रिपरेशन ऑफ रिवाइज्ड कैश बुक, अगर हमें रिवाइज्ड कैश बुक बनानी है तो उसमें भी ये क्या होता है, हेल्पफुल होता है। अब बात कर लेते हैं थोड़े से रूल्स और रेगुलेशंस की। तो बैंक बैलेंस का जो पॉजिटिव बैलेंस होता है उसको बोला जाता है गुड बैलेंस, और पासबुक का जो नेगेटिव बैलेंस होता है उसको बोला जाता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो आप समझ गए होंगे, जो भी आपका बैंक का जो बैलेंस होता है उसका अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो उसको गुड बैलेंस कहा जाता है, और अगर उसका नेगेटिव बैलेंस है तो उसको ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोला जाता है। तो इसका मतलब ये जो कैश बुक का है नेगेटिव बैलेंस यानी कि क्रेडिट बैलेंस, उसको बोलेंगे ओवरड्राफ्ट, और पासबुक का जो डेबिट बैलेंस है उसको बोलेंगे ओवरड्राफ्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना कि कैश बुक का जो पॉजिटिव बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, और पासबुक का जो पॉजिटिव बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। याद कर लो बिल्कुल दिमाग में, कैश बुक और पासबुक का अपोजिट होता है। कहने का मतलब है कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस क्या होगा, डेबिट बैलेंस, और पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। इसी तरह ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्या होगा, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस और पासबुक का डेबिट बैलेंस। अब फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है यानी कि पॉजिटिव बैलेंस, और पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है यानी कि डेबिट बैलेंस, इन दोनों का फॉर्मेट क्या होता है, सेम होता है। इसी तरह से पासबुक का जो पॉजिटिव बैलेंस होता है और कैश बुक का जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है, इन दोनों का फॉर्मेट सेम होता है। हम याद करने के लिए, समझने के लिए सिर्फ कैश बुक के डेबिट वाले फॉर्मेट को ध्यान करेंगे, और उसी से हमें पता है वो तो इसका भी फॉर्मेट ऐसे ही होगा और इसका भी फॉर्मेट ऐसे ही होगा, और इनका जो अपोजिट हो जाएगा वो ये हो जाएगा। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे होगा, उसके आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने फिर से शो भी करा है एक बार कि ये कैसे इसका पॉजिटिव बैलेंस होता है और कैसे कौन सा इसका नेगेटिव बैलेंस होता है। सेम वही है जो भी ऊपर चार्ट में समझाया, सेम यही है। तो ये आप याद रखेंगे बहुत अच्छी तरह से।
अब देख लेते हैं कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, किस वजह से डिफरेंस आ जाते हैं इसमें कैश बुक में और पासबुक में। देखो थोड़े बहुत ही बताऊंगी और इससे ही आपको आइडिया हो जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। अब क्या हुआ, इंटरेस्ट या डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। बैंक ने क्या कर दिया, इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट कर दिया। लेकिन सही बताओ क्या ये कैश बुक को पता है? ये तो सिर्फ पासबुक को ही तो पता है, यानी कि बैंक को ही तो पता है। तो पासबुक में एंट्री हो गई लेकिन कैश बुक में तो हुई नहीं, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा दोनों के बैलेंस में। ऐसे ही बैंक चार्जेस जब भी काटता है बैंक, तो सिर्फ किसको पता चलता है, पासबुक को पता चलता है, इसको तो पता नहीं चलता है कैश बुक को, तो इस वजह से भी डिफरेंस आ जाएगा। इसी तरह से डिपॉजिट ऑफ चेक इन बैंक नॉट येट क्लियर। आपने डिपॉजिट कर दिया चेक, आपके हिसाब से तो क्या हो गया, आपके अकाउंट में पैसा आ जाना चाहिए, आपने कैश बुक में कर लिया एंट्री, लेकिन क्या हुआ, बैंक में तो अभी क्लियर ही नहीं हुआ है, तो बैंक में कुछ नहीं हुआ, इस वजह से डिफरेंस आ गया। ऐसे ही चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। आपने किसी को चेक इशू कर दिया लेकिन उसने तो अभी तक बैंक में लेके ही नहीं गया, तो आपके पास से तो पैसा चला गया समझो, लेकिन आपने क्या वहाँ पे बैंक में कुछ नहीं हुआ, तो इस वजह से डिफरेंस आ जाएगा। चेक डिस्पोज्ड गॉट डिसऑनर्ड। आपका चेक जो था वो क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। आपको तो पता है, आपको लग रहा है कि आपके पास पैसा आ गया, लेकिन वो तो डिसऑनर्ड हो गया है, यानी कि बैंक को पता ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या कर दिया था आपने, प्लस कर दिया था। इसी तरह रॉन्ग डेबिट कर दिया अगर आपने कैश बुक में, तो प्लस कर दिया, लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं। रॉन्ग क्रेडिट कर दिया आपने कैश बुक में, तो आपने माइनस कर दिया, लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं। तो इस तरह से क्या होता है, डिफरेंसेस आ जाते हैं, और यही मेन कॉजेज होते हैं, इनको हमें ध्यान रखना है। अब देखो क्या है सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि आपको कैसे ध्यान रहेगा कि आपको क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है। तो एक गेम के थ्रू मैं आपको बताती हूँ, और इस गेम को आप अच्छे से दिमाग में अगर आपने बिठा लिया ना, तो आप कोई भी एंट्री कभी गलत नहीं कर सकते हो। तो जो गेम है हमारा वो है बॉय और गर्ल का, और जो भी आपको बैलेंस दिया गया है उसको आपको क्या मानना है, बॉय मानना है, और जिसका बैलेंस निकालना है आपको, उसको आपको गर्ल मानना है। तो जैसे सपोज अगर आपका कैश बुक का बैलेंस दिया गया है, तो कैश बुक को मानेंगे आप बॉय, और पासबुक का बैलेंस आपको निकालना है तो उसको आप मानोगे गर्ल। तो क्या इसका रूल होता है, हमेशा लड़के को वही करना होता है जो लड़की करेगी। कहने का मतलब अगर लड़की ने प्लस करा है तो आप प्लस करोगे, लड़की ने माइनस किया है तो आप माइनस कर दोगे। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि लड़की कुछ भी नहीं करेगी, तो क्या होगा, डू अपोजिट ऑफ व्हाट यू डू बट गर्ल डज नॉट। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपोजिट करना पड़ेगा। अब क्या हुआ, गर्ल ने तो कुछ भी नहीं करा, आपने जल्दी जल्दी में क्या कर दिया था, प्लस कर दिया था। लड़की ने तो नहीं करा है, आपने कर दिया प्लस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। दोबारा समझाऊं, एक बार दोबारा बता देती हूँ। लड़के को हमेशा वही करना है जो गर्ल करेगी। अगर गर्ल ने प्लस करा है प्लस कर दो, अगर गर्ल ने माइनस किया है माइनस कर दो। लेकिन अगर गर्ल ने कुछ भी नहीं करा है और आपने प्लस या माइनस कर दिया, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, अपोजिट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी कुछ इफेक्ट के थ्रू इसको देखते हैं कि कैसे करना है। अच्छा, ये जो इफेक्ट्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने कई बार देखा है, जो पुराने क्वेश्चन पेपर भी हैं उनमें भी देखा है कि कोई भी आपको एंट्री दे दी और उसके बाद पूछ लिया आपसे इसका कैश बुक या पासबुक पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उसी के बारे में कुछ बात करेंगे अच्छे से, उसे समझेंगे कि क्या क्या होता है। देखिए, चेक्स ड्राफ्ट इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट और नॉट कैश्ड। अब हमने कैश बुक को माना हुआ है लड़का और पासबुक को माना हुआ है लड़की, यानी कि बॉय और गर्ल। तो क्या हुआ, चेक ड्राफ्ट इशू हो गए लेकिन अभी तक पेमेंट के लिए नहीं गए। तो आपके पास इशू हो गए, आपने तो अपने पास से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। लेकिन क्या पासबुक को पता है, पासबुक को तो अभी पता ही नहीं है। तो पासबुक ने कुछ भी नहीं करा लेकिन आपने कर दिया, यानी कि लड़की ने कुछ भी नहीं करा लेकिन लड़के ने माइनस कर दिया। अब क्या करेगा वो, अपोजिट करेगा। तो उसने रिकनसाइल करने के लिए क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अच्छा, इससे जब पासबुक में कुछ हुआ ही नहीं लेकिन कैश बुक में तो हो गया था, तो कैश बुक का क्या हो गया था, कम हो गया था बैलेंस, पासबुक का बैलेंस ज्यादा हो जाएगा। तो इफेक्ट क्या हुआ इसका इफेक्ट ये हुआ कि पासबुक का बैलेंस अभी कैश बुक से ज्यादा है। सेकंड, चेक्स ड्राफ्ट्स ट्रेजरी बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। ये सब आपने क्या कर दिए, डिपॉजिट कर दिए लेकिन अभी तक कलेक्ट नहीं हुए। तो कैश बुक का बैलेंस तो आपने बढ़ा दिया लेकिन पासबुक को पता है, पता ही नहीं अभी तक। तो क्या हुआ, आपने गलती से प्लस कर दिया था ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इस तरह से पासबुक का बैलेंस जो है वो कैश बुक से कम रहेगा, क्योंकि आपने कैश बुक में पैसे को बढ़ा दिया था। चेक्स बिल्स डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड। आपने जो चेक बिल डिपॉजिट करे वो डिसऑनर्ड हो गए। आपने कैश बुक में तो बढ़ा दिया लेकिन पासबुक को तो पता ही नहीं है, तो रिकनसाइल में आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। इस तरह पासबुक का बैलेंस जो है वो कैश बुक से ज्यादा रहेगा। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंकर और क्रेडिटेड। कैश बुक में कुछ भी नहीं हुआ, पासबुक में प्लस हो गया, जो लड़की करेगी वो मैं करूंगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस तरह पासबुक का बैलेंस जो है वो कैश बुक से ज्यादा रहेगा। इस तरह और भी एंट्रीज हैं, देख लो, मैं दिखा देती हूँ आपको और आप इसको समझ लीजिए। ये हो गई बैंक चार्ज वाली, इंटरेस्ट चार्ज वाली हो गई, कैश और चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड हो गई, रिसिप्ट ऑफ चेक हो गई, डायरेक्ट पेमेंट हो गई,
इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक हो गई। अब इसका स्टेटमेंट भी देख लेते हैं जल्दी से। मैंने आपको क्या बताया कि जो BRS बनेगा वो अगर डेबिट और फेवरेबल बैलेंस होगा कैश बुक का, या फिर ओवरड्राफ्ट और डेबिट बैलेंस होगा पासबुक का, वो सेम बनेगा। इसी तरह क्रेडिट बैलेंस होगा कैश बुक का और ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा पासबुक का, तो वो सेम होगा। होता कुछ नहीं है, जो डेबिट बैलेंस होगा उसका तो यही वाला फॉर्मेट बनेगा और जो क्रेडिट बैलेंस होगा उसका अपोजिट हो जाएगा। मैं कहने का मतलब यह है, जो आइटम्स इसमें प्लस हुए हैं उसमें माइनस हो जाएंगे और जो उसमें माइनस हुए हैं इसमें प्लस हो जाएंगे। तो ये देख लीजिए कैसा होता है इसका फॉर्मेट। ये इसका फॉर्मेट है, अच्छे से इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। सारी चीज़ें मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, कुछ में आपको भी एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, आप नोट करेंगे, आपको कहीं से भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये प्लस होने वाले आइटम्स हैं आपके सारे, जो जो इसमें लिखे हुए हैं। देखो रटना नहीं है, मैंने आपको जो ट्रिक बताई है लड़के और लड़की वाली। अच्छा, जिसका भी बैलेंस दिया रहेगा ना उसको आप बॉय मानोगे, जिसका भी बैलेंस दिया है, बैलेंस गिवन है, उसको आप बॉय मानोगे, और जिसका बैलेंस नहीं दिया है उसको आप गर्ल मानोगे। मैं मान ही नहीं सकती कि कोई भी एंट्री आपकी फिर गलत हो जाए, तो इसका ध्यान रखेंगे। वो थे आपके प्लस वाले और ये हो गए आपके माइनस वाले। सारी चीज़ें जब आपको मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ तो ना तो आपको बुक की नीड है और ना ही आपको कहीं भी पैसे देकर, एक्स्ट्रा पैसे देकर पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन बस एफर्ट लगाना है आपको, क्या कि आपको बार बार ये वीडियोस देखनी है, नोट्स बनाने हैं अच्छे से और बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। तो इस तरह से आपका BRS जो होता है वो होता है आपका कंप्लीट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तब तक इसको देखो, पुरानी वीडियोस को देखो, और जो भी ग्रुप्स आपके असिस्टेंट अकाउंटेंट के बने हुए हैं जहाँ जहाँ भी, उनमें सब में शेयर करो। मैं अभी भी कह रही हूँ और बाद में भी यही बात कहूँगी कि जब वैकेंसी निकल जाएगी ना और 1 महीना या 1.5 महीना का टाइम होगा, उस टाइम इतने इतने ज़्यादा आप लोग होपलेस होंगे ना कि समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है। तो इससे बहुत अच्छा है अभी कम से कम, ज़्यादा नहीं लेकिन कम से कम 6 से 8 महीने आपके पास हैं प्रॉपर तरीके से तैयारी करने के लिए। तो इसे इतना स्ट्रांग कर लो कि जब नोटिफिकेशन आए तो केवल रिवीजन करना पड़े। अगर आप लोग मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे ना तो मुझे भी महसूस होगा कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, मेरे भी व्यूज़ बढ़ेंगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप तैयारी कर रहे हैं और मैं भी बहुत जल्दी जल्दी, फिर मेरे ऊपर भी प्रेशर आएगा कि मुझे बार बार आपको वीडियोस देनी है। तो शेयर करो इसको, वीडियो को, और सबको बताओ कि हाँ वैकेंसी तो आनी है 2024 में। हाँ, ये बात भी मुझे आपको बतानी थी। आप सबको पता है कि हमारे उत्तराखंड में एक बहुत ही जो हेल्पफुल भैया हैं वो है PS करंट अफेयर्स के नाम से जिनका चैनल है। तो उनसे जो बात हुई थी मेरी, मैंने उनसे पर्सनली पूछा है और मुझे ये उन्होंने बताया है कि 2024 में इलेक्शन के बाद ये वैकेंसी आएगी। और वैकेंसी सच में आनी है, आपको पता है ग्रामीण विकास विभाग की तो कैबिनेट में पास हुए थे जो पोस्ट, वो आने ही आने हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है भाई। देखो बाद में मत रोना कि इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ, अच्छे से पढ़ लो प्लीज़। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।